जय हिंद, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं विकास शर्मा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। RSMSSB बोर्ड द्वारा लाइब्रेरियन सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में जो निकाली गई है, इसके लिए आपको यहां उपलब्ध हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जिसमें आज हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का प्रीवियस ईयर का, यानी कि पिछला एग्ज़ाम का पूरा पेपर विथ फाइनल आंसर की के साथ पूरा सॉल्व पेपर मिलने वाला है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। ये चैनल आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स, और जैसे ही आपके एग्ज़ाम होती है और उसके बाद बोर्ड जारी करता है ऑफिशियल आंसर की, तो और उसके साथ में मास्टर पेपर, तो आपको वो मास्टर पेपर ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा सॉल्व पेपर आपको यहाँ चैनल पर मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और साथ में और भी कई वीडियोस आप देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स, कई मैंने पेपर्स उपलब्ध करवाए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का ये पूरा पेपर है। पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ आपके लिए। इसमें कहा गया है, सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा अदृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। इस कथन को निम्न में से किसने उद्धृत किया है? तो पहले प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा नंबर 3 वाला, विलियम ई हलाल ने। दूसरा प्रश्न आ जाता है, रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में प्रस्तुत किया? दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन 2, 1930 में, 1930 में। आगे चलते हैं अगले पर, तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न में कहा गया है आपसे, राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला विश्वविद्यालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को यह जहां स्थित है उनके निम्न में से सही क्रम को चुनें। तो इनमें आपको सही क्रम चुनना है। तीसरे प्रश्न में ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर 3 नंबर, ऑप्शन 3 झालावाड़। इसके पश्चात राजकीय हरिश्चंद्र जो पुस्तकालय है वो है आपके झालावाड़ में, राजकीय सुमेर जो पुस्तकालय है वो जोधपुर में है, और राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय उदयपुर में है, और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय आपके जयपुर में है। नंबर 3 वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है चौथा यहाँ पर। चौथे प्रश्न में कहा गया है, देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? चौथे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छठी पंचवर्षीय योजना। पाँचवें पर आ जाते हैं। पाँचवें प्रश्न में कहा गया है यहाँ, किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए? पाँचवें प्रश्न में ऑप्शन आपको बता देना चाहेंगे। प्रश्न को यहाँ फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। छठे प्रश्न पर INB का अभिप्राय है। छठे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। सातवां प्रश्न आ जाता है, 1900 में बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सातवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 राय बहादुर ईशान द्वारा। आठवां प्रश्न आ जाता है, उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो कि निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे और इस कार्य के पुस्तकों का इंतजाम अपने निजी संसाधनों से हासिल करते थे। आठवें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मास्टर मोतीलाल संघवी। नौवां प्रश्न आ जाता है, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें पंचसूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील डैश है, क्या है इनमें से? तो 9वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑर्गेनिज्म, जीव है, ऑर्गेनिज्म जीव। आगे चलते हैं अगले पर, 10वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 10वें में कहा गया है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, की आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए।
10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 त्रैमासिक। 11वां प्रश्न, ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता, नंबर 4 वाला ऑप्शन। 12वें प्रश्न में पूछा गया है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया। 12वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2006 में। अगले पर आ जाते हैं। 13वें प्रश्न में कहा गया है आपसे, पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है। 13वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सार्वजनिक पुस्तकालय से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर चैनल को सर्च कर सकते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन, बिल्कुल भी अक्षर के बीच में गैप नहीं है। जब भी सर्च करें, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की आवश्यकता हो, किसी भी पेपर की आवश्यकता हो, कमेंट करें, जो भी क्वेरी हो कमेंट करें। आपको यहाँ पर पेपर्स उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिस भी पेपर की आपको आवश्यकता होगी। यहाँ प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको इस चैनल पर मिलते हैं, और साथ में ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है उसके आधार पर पूरा मास्टर पेपर, सोल्ड पेपर आपको उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने आंसर की अलग अलग चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही वीडियो डलते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। जैसे नोटिफिकेशन पहुंचे उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपकी जो अगली परीक्षा है उसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जीके के क्वेश्चन आपके हर पेपर में आते हैं, और वहाँ से अगर आप जीके के क्वेश्चन भी पुटअप कर लेते हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ यहाँ से फ़ायदा उठाएँ, चैनल पर आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इस प्रकार के कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें, इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर द फ्यूचर्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगला प्रश्न आ जाता है, पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है। 14वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुस्तकालय शासन लाइब्रेरी गवर्नेंस। 15वां प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं। 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 107, कुल मिलाकर के 7। 16वां प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित हैं। 16वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। 17वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 17वें प्रश्न में कहा गया है, सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया गया था। तो 17वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 17वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली DARE। 18वां प्रश्न आ जाता है, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया। 18 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1994 में 1994। 19वां प्रश्न आ जाता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन IFLA की स्थापना किस वर्ष में हुई। 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 30 सितंबर 1927, 30 सितंबर 1927। राजस्थान लाइब्रेरियन यानी कि आपकी जो वर्तमान में भर्ती निकली है 2022 में, उसके लिए आपको ग्रेड 3 का ये पेपर उपलब्ध हो रहा है। इसी के साथ अगला पेपर भी आपको मिल जाएगा। 2018 में जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी, ये 2016 की एग्ज़ाम का पेपर है, और 2018 में जो लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम हुई थी वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और कोशिश करूँगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर मैं अभी नहीं दे पाऊँगा तो आगे ज़रूर आपको पेपर मिल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए उस पेपर का, और आप उस पेपर को भी ज़रूर से देख लें। अगले पर चलते हैं, 20वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 20वां प्रश्न और फाइनल आंसर की के आधार पर आप ये पूरा सॉल्व पेपर देख रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे सटीक उत्तर आपको यहाँ उपलब्ध होने वाले हैं। एक ऐसा कार्यविधि जिससे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से जाना जाता है। 20 में आ जाएगा नंबर 2 संसाधन साझा, संसाधन साझा। 21वां प्रश्न आ जाता है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण की आख्या से प्रकाशित हुआ। 21 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड एरेजिंग द बुक्स एंड पैम्फलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। आगे चलते हैं अगले पर, 22वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 22वें प्रश्न में कहा गया है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण जिसकी आख्या में
डीवी का नाम नहीं था, अपितु उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे लिखा गया था। 22 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम संस्करण। प्रथम संस्करण। अगले पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर आपके लिए, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे बताइए। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके यहाँ पर नंबर 3 वाला 44, ऑप्शन 3। अगला आ जाता है 24 द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है। 24 में ऑप्शन आपको बता देना चाहेंगे। इस प्रश्न को फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला आ जाता है 25वें नंबर का क्वेश्चन, और 25वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर 25 द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में द्विबिंदु निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें 25 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4 नवीन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इस शब्द लिटरेरी वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 26 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यहाँ ई विद्यमान हल में। 27 पर आ जाते हैं। कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा यहाँ काटा प्लस लोगोस। काटा प्लस लोगोस। अगला क्वेश्चन आ जाता है 28 में क्वेश्चन है कैटालॉग जब 2 या अधिक पुस्तकालयों के संग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है। 28 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा संघ सूची। संघ सूची। 29 में कहा गया है वर्गीकृत सूची संहिता। नंबर 4 आ जाएगा भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता है। भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता है। नंबर 30 में कहा गया है रेमिफिकेशन का तात्पर्य है। 30 में आ जाएगा नंबर 3 विषय का विभाजन एवं उपविभाजन। नंबर 31 निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग दोनों द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धति में होता है। 31 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा डॉट बिंदु, डॉट चिन्ह। 32 पर आ जाते हैं हम। 32 इसमें कहा गया है वर्गीकरण करने की गतिविधियों के 0 से 4 चरणों को कहते हैं। 32 में आ जाएगा नंबर 2 वैचारिक धरातल। 33 एवरेज्ड दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 2 15वां संस्करण। 34 दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 23वां संस्करण। 23वां संस्करण। 35 में आ जाते हैं हम। 35 में कहा गया है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसका 1993 में CD-ROM जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जिसका नाम था 35 ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक डीवी। 36 दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं। 36 में नंबर 3 आ जाएगा यहाँ 4। कुल कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। आगे चलते हैं अगले पर, और अगला क्वेश्चन 37वां आ जाता है दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम निम्न में से क्या नाम था। तो इसमें आपके 37 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा DV फॉर विंडो, DFW। 38 में कहा गया है फिनिक्स अनुसूची निम्न में से किसका अंग है। फिनिक्स अनुसूची निम्न में से किसका अंग है। तो इसमें 38 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा दशमलव वर्गीकरण पद्धति DDC। 39 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 AACR2 के मुताबिक मुख्य प्रविष्टि बनाने के दौरान प्रत्येक क्षेत्र पहले क्षेत्र के अलावा की शुरुआत तथा
नया अनुच्छेद शुरू होने से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह संयोजन का प्रयोग किया जाता है? 39 में नंबर 2 आ जाएगा यहाँ, पूर्ण विराम स्पेस डैश स्पेस, पूर्ण विराम स्पेस डैश फिर स्पेस। आगे चलते हैं अगले पर। 39 के बाद अगला क्वेश्चन आता है 40 नंबर का। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 के मुताबिक 2 RCEE यदि सूचना निर्धारित स्रोत एस के अलावा बाहर से ली जाती तो उनको निम्न में से किस कोष्ठक में बंद किया जाता है? 40 में ऑप्शन आ जाएगा नंबर 3 वाला बड़ा कोष्ठक, ऑप्शन नंबर 3 बड़ा कोष्ठक। 41 परिग्रहण क्रमांक का अर्थ है। 41 में नंबर 2 आ जाएगा, प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला यूनिक संख्या। 42 निधानी सूची का मुख्य उपयोग है। 42 में नंबर 3 आ जाएगा, भौतिक सत्यापन। 43 परिग्रहण पंजिका की मानक आकार क्या है? 43 में आ जाएगा नंबर 4 16 गुणा 13, 16 गुणा 13। 44 पर आ जाते हैं हम। 44 में कहा गया है पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप निर्मित, पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप निर्मित दराजों ड्रायर्स में रखे जाते उनको निम्न में से क्या कहा जाता है? 44 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, सूची कैबिनेट, सूची कैबिनेट। 45 पुस्तकालय द्वारा क्रय की पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? 45 में आ जाएगा नंबर 1 परिग्रहण, ऑप्शन नंबर 1 परिग्रहण। अगले पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर आपके लिए 46 नंबर का। तकनीकी प्रभाग द्वारा मुख्यतः 2 कार्य संपादित किए जाते हैं जिनमें वर्गीकरण तथा, तो इसमें आ जाएगा नंबर 1 सूचीकरण, वर्गीकरण तथा सूचीकरण। आगे चलते हैं 47 पर आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप सभी। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है उसके आधार पर पूरा मास्टर पेपर यानी कि पूरा क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, सोल्ड पेपर। तो इससे दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा होता है। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपको अपनी आंसर की जो मैच करनी पड़ती है, एग्ज़ाम होने के बाद में आप अपनी आंसर की ज़रूर मैच करते हैं, आप सभी मैच करते हैं, और इसमें आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, एक एक क्वेश्चन को देखना पड़ता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आपको पेपर मिल जाता है पूरा का पूरा, पूरा वीडियो मिल जाएगा और वीडियो से आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और बिल्कुल सरलता से आप अपने आंसर की भी चेक कर सकते हैं और साथ ही अगली परीक्षा की तैयारी भी आपको इस चैनल पर होती रहती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको जिस भी पेपर की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी क्वेरी है, कमेंट ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन आ जाता है 47 नंबर का। उपयोक्ता पाठक द्वारा पुस्तक लौटाने पर उसे पुस्तक जमा कर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है? 47 में आ जाएगा नंबर 3 आगम, डिस्चार्जिंग। 48 नंबर का क्वेश्चन। पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न में से किसमें रखा जाता है? 48 में आ जाएगा नंबर 2 संपत्ति काउंटर, संपत्ति काउंटर। 49 पाठकों द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत निदानी में रख दिया जाता है, उसे पुनः उसी निदानी में रखने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? 49 में आ जाएगा नंबर 3 निदानी परिशोधन, निदानी परिशोधन। पुरानी अनुपयोगी पुरानी अनुपयोगी एवं शायद ही कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? 50 में नंबर 3 आ जाएगा छँटनी, वीडिंग। अगला आ जाता है 51। इसमें कहा गया है सामान्य वित्तीय लेखा एवं नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गमन एवं परामर्श पर निम्नलिखित किसके बराबर नुकसान उचित रूप में माना जाता है? 51 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5, ऑप्शन नंबर 4 5। आगे चलते हैं अगले पर 52 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। जल्दसाजी की प्रक्रिया के प्रथम चरण में खंडों के सभी भागों एवं पन्नों को सर्वप्रथम सही ढंग से सही अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे जाना जाता है 52, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर
समाकलन, ऑप्शन नंबर 4 समाकलन। पुस्तकालय में जल्दसाजी का मुख्य उद्देश्य पुस्तक सामग्री को डैश प्रदान करना है, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4 टिकाऊ स्थायित्व। टिकाऊ स्थायित्व। 54 परिग्रहण पंजिका में पुस्तकों की प्रविष्टि निम्न में से किसके अनुसार होती है। 54 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा पुस्तकालय में प्राप्त होने की तिथि। 55 पर आ जाते हैं, इसमें कहा गया है कि संगठन द्वारा पत्रिकाओं की रिकॉर्ड को रखने के लिए कार्डेक्स प्रणाली विकसित की गई, तो 55 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा भारत के रेमिंगटन रैंड। अगला क्वेश्चन आता है, कार्डेक्स एक कैबिनेट आकार उपकरण है जिसमें एक कैबिनेट में 16 ट्रे होती है, जिसमें से एक ट्रे में डैश अधिकतम प्रकाशन की रिकॉर्ड रखा जा सकता है, तो यहाँ पर आपके 56 में आ जाएगा नंबर 2 64 अधिकतम प्रकाशन के रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं इसमें। अगला आ जाता है 57 नंबर का, चमड़े का उपयोग जल्दसाजी की सामग्री के रूप में होता है जिसमें डैश सबसे मजबूत चमड़े हैं, तो इसमें 57 में आ जाएगा नंबर 4 भेड़ का चर्म। 58 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल पुस्तकों निर्गम एवं आगम हेतु नहीं किया जाता है। 58 में आ जाएगा नंबर 4 अभिलेख पद्धति। अगला आ जाता है 59 पुस्तकों निर्गम एवं आगम हेतु डे बुक पद्धति एवं खाता बही पद्धति निम्न में से किसके प्रकार है। 59 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रजिस्टर प्रणाली। अगला आ जाता है 60, इनमें से कौन सा कार्य परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है। कौन सा कार्य है जो परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है। नंबर 4 आ जाएगा वर्गीकरण एवं सूचीकरण। 61, निम्न में से पुनर्निवेशन मैकेनिज्म किस सेवा का हिस्सा है। 61 में आ जाएगा नंबर 4 चयनित सूचना प्रसार सेवा। 62 वर्णनात्मक जानकारी पता करने के उचित स्रोत डैश है, तो 62 में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 विश्वकोश। 63 शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख डैश हैं, तो इसमें 63 में आ जाएगा आपके। इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था दोस्तों फाइनल आंसर की में। आगे चलते हैं अगले पर, 64 पर आ जाते हैं। 64 में कहा गया है संदर्भ स्रोत वे होते हैं जो 64 में आ जाएगा नंबर 3 विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला आ जाता है 65 व्यापार ग्रंथ संदर्भ सूची एक डैश है। 65 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकाशक द्वारा संकलित की गई प्रिंट में या बिक्री के लिए संकलित पुस्तकों की सूची। आगे चलते हैं 66 पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कवर टू कवर अनुवाद डैश है। 66 ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें 2 सामसिक अभिज्ञता सेवा केस। 67 पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया है सारकरण सेवा प्रदान करती है, तो इसमें नंबर 3 आ जाएगा लेख का सार के साथ साथ संपूर्ण वांग्मय विवरण। 68 भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB में पहली बार डैश में प्रकाशित हुई, तो इसमें 68 में आ जाएगा नंबर 2 1957 में। इंडेक्स इंडियाना एक डैश है। 69 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारतीय भाषा सामसिक साहित्य की अनुक्रमणिका। अगला आ जाता है क्वेश्चन 70। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि चैनल आपको उपलब्ध करवाता है प्रीवियस ईयर के पेपर्स और साथ ही ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पूरा सोल्ड पेपर, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन आता है 70 भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB के खंडों की कंप्यूटरीकृत पीढ़ी की शुरुआत डैश से हुई है। 70 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2000 से शुरुआत हुई है। 71 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ ग्रंथ सूची INB में मराठी भाषा के साहित्य के लिए इस चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। 71 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 MA।
72 निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से एक खास जगह की जानकारी के बारे में पता करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 72 में आ जाएगा नंबर 2 गजेटियर। 73 निम्नलिखित संदर्भ स्रोतों में से जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों की जानकारी के बारे में पता करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए। 73 में आ जाएगा नंबर 3 गाइड बुक। अगला आ जाता है 74, इसमें कहा गया है बुक्स इन प्रिंट प्रकाशन की आवृत्ति क्या है। 74 में आ जाएगा नंबर 3 वार्षिक। अगला आ जाता है 75 निम्न में से कौन से द्वितीयक स्रोत नहीं है। 75 में आ जाएगा नंबर 2 शोध प्रबंध। अगला आ जाता है आपकी क्वेश्चन नंबर 76 और इसमें कहा गया है क्या संदर्भ सेवा के दो प्रकार के होते हैं। क्या संदर्भ सेवा के दो प्रकार होते हैं। तो इसमें 76 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3 प्रस्तुत संदर्भ सेवा और व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। इसमें संदर्भ सेवा के दो प्रकार पूछे गए हैं और वो हैं प्रस्तुत संदर्भ सेवा एवं व्यापक क्षेत्र संदर्भ सेवा। 77 यदि कोई नर्सिंग महाविद्यालय का पता पूछता है तो निम्न में से किस संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगी। 77 में आ जाएगा 1 प्रस्तुत संदर्भ सेवा। प्रस्तुत संदर्भ सेवा। 78 किसी फाइल को कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाना होगा। तो यहाँ 78 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी। शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी, शिफ्ट प्लस डेल भी बोल सकते हैं इसे हम, जिसे डिलीट कुंजी कहा जाता है। तो अगले पर आ जाते हैं 79 पर हाल ही में नष्ट डिलीट की गई फाइलें कहाँ संग्रहित होती है। 79 में आ जाएगा एक नंबर रिसाइकल बिन में। जो भी फाइलें हम हाल ही में डिलीट करते हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपने शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी अगर दबाई होगी तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। उसके अलावा अगर आप सामान्य तौर पर अगर किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो फाइल है वो संग्रहित कहाँ होगी, रिसाइकल बिन में होगी। ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं अगले पर। 80 बग क्या है। बग क्या होता है। 80 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे बग कहा जाता है। 81 निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। 81 में आ जाएगा नंबर 4 आस्की। आस्की कोई कंप्यूटर भाषा प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है कंप्यूटर की। तो 81 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सी भाषा है। अगर प्रोग्रामिंग भाषा पूछी जाए तो वहाँ पर आपको फोर्ट्रान आ जाएगा, कोबोल आ जाएगा और अगला आ जाएगा बेसिक। आगे चलते हैं अगले पर। 82 में कहा गया है CDS ISIS में CD अक्षरों प्रयोग किन के लिए किया गया है। 82 में आ जाएगा नंबर 1 कंप्यूटरीकृत प्रलेखन। कंप्यूटरीकृत प्रलेखन। 83 निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। 83 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 Z 39.5 Z 39.50। 84 में कहा गया है निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपलब्ध नहीं है। निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपलब्ध नहीं है। 84 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 UGC इन्फोनेट। UGC इन्फोनेट नहीं है, फेसबुक है, ब्लॉग है और RSS फीड भी है। 85 इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी डैश है। तो 85 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 2 एक जर्नल। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है एक जर्नल। 86 मार्क के अंतर्गत शब्दों, टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं। 86 में नंबर 4 आ जाएगा यहाँ दोस्तों, डेटाबेस कहा जाता है। अगला आ जाता है 87 में कहा गया है नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए। तो इस प्रश्न को आपके दोस्तों फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 88 पर निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबद्ध है। तो 88 में आ जाएगा नंबर 3 साइरस। 88 में नंबर 3 साइरस। 89 में आ जाते हैं उच्च स्तर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है। 89 में आ जाएगा नंबर 3 मशीन स्वतंत्र। 90
निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? 90 में आ जाएगा नंबर 3, यह पूर्णतया निःशुल्क होती है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? 91 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विंडो, ऑप्शन नंबर 3 विंडो। और यहाँ पूछ लिया जाए कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ आ जाएगा डी स्पेस, ग्रीन स्टोन और लाइनक्स। आगे चलते हैं 92 पर। ई प्रिंट क्या है? 92 में आ जाएगा 3 नंबर, एक रिपोजिटरी। 92 में आपसे पूछा गया है ई प्रिंट क्या है? ई प्रिंट क्या है, तो इसमें आ जाएगा एक रिपोजिटरी, एक रिपोजिटरी। 93 पर आ जाते हैं, ई शोध बिंदु क्या है? 93 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा उच्च शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के लिए कंसोर्टियम। अगला आ जाता है 94 और इसमें कहा गया है आपसे 94 में निम्न में से कौन सी सेवा सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क इन्फ्लिपनेट से संबंधित नहीं है? 94 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3 शोध यमुनोत्री, शोध यमुनोत्री नहीं है, बाकी तीनों है। 95 में आ जाते हैं शोध गंगोत्री के एक राष्ट्रीय स्तर की रिपोजिटरी है, तो 95 में आ जाएगा नंबर 3 ई सिनॉप्सस, ई सिनॉप्सस। अगला आ जाता है 96 में पूछा गया है आपसे समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड चिप आईसी का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से किया जाने लगा? 96 में नंबर 3 आ जाएगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से। अगला आ जाता है 97 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है? 97 में नंबर 4 आ जाएगा यहाँ दोस्तों, मशीन, असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज। 98 निम्न में से किंडल ई बुक रीडिंग डिवाइस किस कंपनी का उत्पाद है? 98 में आ जाएगा नंबर 1 अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन का। 99 पर आ जाते हैं, 99 में कहा गया है कौन सा प्रारूप ई बुक रीडर द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जाता है? 99 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 BRF का, BRF का। अगला आ जाता है 100 इनमें से एक MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फ़ाइल है। 100 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 command.com, command.com। 101 प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 101 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजशेखर। प्रबंध कोश का लेखक कौन है? राजशेखर। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित थे। 102 में आ जाएगा नंबर 1 मध्य पाषाण काल। 103 निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? 103 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारमल। अगला आ जाता है 104 नंबर का, 103 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारमल। 104 में कहा गया है यहाँ मेवात एवं मेवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? 104 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देवारी 1680, देवारी 1680। अगले पर आ जाते हैं 105 पर। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में ईस्वी में घोषित किया था? तो इसमें 105 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ 4 शहजादा अकबर, शहजादा अकबर ने। अगला आ जाता है 160 नंबर का, 106 नंबर का, सॉरी फ्रेंड्स 106 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है 106 निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? तो 106 में आ जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर 4, 106 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रावचंद्र सेन भाटी। ये वाला मेल सही नहीं है, बाकी 3 सही है। राणा कुंभा गुहिल, राव मालदेव राठौड़ वंश से और राणा सांगा गुहिल वंश से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा प्रश्न के अनुसार 4 रावचंद्र सेन भाटी। आगे चलते हैं अगले पर 107 पर आ जाते हैं। 107 में कहा गया है यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे, तो यहाँ उनका काल क्रमानुसार कौन सा है? तो इनमें काल क्रमानुसार कौन सा युद्ध पहले से अंत के समय को इंगित करता है वो पूछा गया है। 107 में नंबर 3 आ जाएगा यहाँ, नंबर 3 के अनुसार 4 2 3 1। सबसे पहले समेल का
फिर उसके पश्चात धर्मत का, फिर उसके पश्चात सामूगढ़ का और फिर देवराई का। 108 में कहा गया है ढोला मारूरी वात किसके द्वारा लिखी गई थी। 108 में आ जाएगा नंबर 2 खुशाल चंद्र द्वारा। 109 में कहा गया है यहाँ सन 1177 सामंत सिम्हा के द्वारा डैश के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। 109 में आ जाएगा, प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है, 109 को डिलीट कर दिया गया है। और 110 नंबर का प्रश्न आ जाता है गणगौर का त्यौहार किस महीने मनाया जाता है, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है। 111 पर आ जाते हैं। 111 में कहा गया है कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी थी। वीर सत्सई जो है वो डिंगल भाषा में लिखी गई है। 1 नंबर आ जाएगा इसमें 111 में। 112 में आ जाते हैं अतारकीन का दरवाज़ा स्थित है। अतारकीन का दरवाज़ा कहाँ स्थित है, नंबर 4 आ जाएगा नागौर में। 113 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलो के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ किलो के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ 113 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बूंदी और अजयमेरू दुर्ग। बूंदी और अजयमेरू दुर्ग 113 में 1 नंबर। 114 पर आ जाते हैं काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। 114 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 नागौर में, ऑप्शन 1 नागौर। अगले पर आ जाते हैं 115 पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। 115 में प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। तो अगले पर चलते हैं 116 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है कहा गया है। 116 में आ जाएगा नंबर 1 वाला कथन असत्य है। छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। बाकी तीनों सही है। तो 84 खंभों की छतरी संबंधित प्रश्न आपके अगर आ जाता है तो यहाँ पर 3 प्रश्न पक्के होते हैं। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया, सही है। यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। ये नोट कर लीजिएगा, देवपुरा गांव में स्थित है ये बूंदी के पास, ये भी सही है। और उसका निर्माण जो है वो 84 खंभों की छतरी का वो 1683 से 1695 के मध्य करवाया गया था। आगे चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 117 नंबर का प्रश्न विनायका हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो इसमें 117 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ झालावाड़ में है। विनायका हथियागोड़ एवं कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं जो है वो आपकी झालावाड़ में स्थित है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। 118 में नंबर 3 आ जाएगा टोंक में। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा ये जो प्रश्न है वो वर्तमान की कई परीक्षाओं में आ चुके हैं। इनमें से बहुत से प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें कि आपके वीर सत्सई वाला प्रश्न हो गया, ये आपके वीडियो में पटवारी में इनमें देखने को मिल चुका है, और साथ ही एसआई में देखने को मिल चुका है। रीट में कई प्रश्न आपको देखने को मिल चुके हैं। ये प्रश्न प्रसिद्ध सुनहरी कोठी ये भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से फिर से रिपीट हुआ प्रश्न है, और ये बार बार फिर रिपीट होता रहता है। आगे की परीक्षाओं में भी आपकी किसी भी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा है प्रीवियस ईयर के पेपर से अगर आप तैयारी करते हैं अपने सिलेबस को क्लियर कर लें। उसके पश्चात अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर ज़रूर देख लेते हैं अपने इस जो भी तैयारी कर रहे हैं उस बीच में एक दो पेपर देखते रहें, तो इससे आपकी जो तैयारी है उसका लेवल आप खुद चेक कर सकते हैं, और साथ ही अपना ये भी देख सकते हैं कि वर्तमान में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और किस प्रकार से उन प्रश्नों को क्या उनका हल रह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि प्रश्न अगर आपके यहाँ से कोई प्रश्न टिक गया और आपके पेपर में, और आपको अगर उसका जो राइट आंसर है वो पता है, तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप फ़ायदा उठाएं। चैनल पर आपको इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहते हैं। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले अपने जो चैनल है द फ्यूचर्स एजुकेशन, इसे सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। आप सभी की सहायता के लिए ये चैनल बनाया गया है। यूट्यूब पर आपको पेपर्स उपलब्ध होते रहें। यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक पेपर ही आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि वो एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न पत्र नहीं होता है, फिर भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है,
द फ्यूचर्स एजुकेशन यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको बिल्कुल सही और सटीक पेपर ही उपलब्ध करवाएगा। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों, फिर कहना चाहूँगा प्रश्न फिर से आपके आगे भी आगामी परीक्षाओं में कई प्रश्न पत्रों में इसे देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, टोंक में है सुनहरी कोठी। 119 जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 119 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1, वह कोटा राज्य का शासक था, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। 120 में आ जाते हैं हम। सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई थी? तो 120 में नंबर 2 आ जाएगा यहाँ, किशनगढ़, करौली एवं कोटा। किशनगढ़, करौली एवं कोटा। अगले पर आ जाते हैं 121 पर। 121 में कहा गया है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था, तो कब किया था? 121 में एक नंबर आ जाएगा, 24 जनवरी 1858 ईस्वी में। 24 जनवरी 1858 ईस्वी में। 122 में क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 122 में नंबर 1 आ जाएगा, गोविंदगिरी, गोप पालिका और पुंजा धीरजी द्वारा। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916 1917 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था। ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4, बिजोलिया। ऑप्शन नंबर 4, बिजोलिया। अगले पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना डैश में और डैश के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी और कहाँ की गई थी, यानी किस समय की गई थी? तो 124 में ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा आपके। इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था दोस्तों फाइनल आंसर की में। आगे चलते हैं अगले पर। 125 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? 125 में नंबर 4 आ जाएगा, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। 126 पर आ जाते हैं हम। 126 में कहा गया है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 126 प्रश्न को आपके क्वेश्चन नंबर को डिलीट कर दिया गया था। 126 नंबर के क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था दोस्तों फाइनल आंसर की में। 127 राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 127 में नंबर 4 आ जाएगा यहाँ। नंबर 4, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। अगले पर आ जाते हैं 128 पर। इसमें कहा गया है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? तो 128 में 3 नंबर आ जाएगा यहाँ, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़। 129 पर आ जाते हैं। 129 नंबर के प्रश्न में आपके कहा गया है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 129 में ऑप्शन आ जाएगा 4, दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। 130 अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। इस प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था दोस्तों। अगले पर आ जाते हैं 131 पर। 131 में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 131 में नंबर 2 आ जाएगा यहाँ। नंबर 2, 61%, 61%। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? 132 में 3 नंबर आ जाएगा, मेंढा। ऑप्शन नंबर 3, मेंढा। 133 राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? 133 में नंबर 2 आ जाएगा, एरिडिसॉल्स एवं एंटीसॉल्स। 134 ये भी सही, 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? 134 में नंबर 1 आ जाएगा यहाँ, बांसवाड़ा एवं जैसलमेर। बांसवाड़ा एवं जैसलमेर। 135 राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। 135 में नंबर 3 आ जाएगा यहाँ, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर। 136 पर आ जाते हैं हम। 136 में कहा गया है, कथन ए, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा
ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण आर, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर हैं। तो 136 में आपको सही ऑप्शन बताना है, वो आ जाएगा नंबर 2 वाला। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। 136 में आ जाएगा नंबर 2। 137 रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। क्वेश्चन फिर से दोहरा देते हैं। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। 137 में नंबर 3 आ जाएगा सांबर झील, केवलादेव घना। 138 पर आ जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। 138 में नंबर 2 आ जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। 139 में आ जाते हैं राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 139 में नंबर 1 आ जाएगा राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त हैं। 140 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 140 में नंबर 3 आ जाएगा यहाँ भीम सागर परियोजना 12 से संबंधित है। ये वाला युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। कौन सा? इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर से संबंधित है, सही है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ से संबंधित है, सही है। और सावन भादो कोटा से संबंधित है, सही है। 141 राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। 141 में नंबर 2 आ जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर। 142 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। 142 में नंबर 1 आ जाएगा यहाँ 1 नंबर उष्णकटिबंधीय सदा हरित, उष्णकटिबंधीय सदा हरित। 143 नंबर 143 राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। यहाँ 143 में ऑप्शन 3 आ जाएगा बरसिंगसर, कपूरड़ी और मेड़ता में। 144 राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक की कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन असत्य है। 144 में 1 नंबर आ जाएगा खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया है, ये वाला असत्य है, बाकी तीनों सही है। अगले पर आ जाते हैं 145 पर। वर्ष 2007 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है। 145 में आ जाएगा नंबर 4 566 लाख, 566 लाख। 146 वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। 146 में आ जाएगा नंबर 1 अंध, डार्क और धूसर ग्रे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। 147 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ कहा गया है दोस्तों इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। यहाँ लिफ्ट नहर दी गई है सूची 1 में और सूची सेकंड में लाभान्वित जिले दिए गए हैं। चलिए सही मिलान कर लेते हैं। पहले ऑप्शन बता देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसमें 3 नंबर के अनुसार C, D, A और B। चलिए सबसे पहले जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जोधपुर और जैसलमेर से संबंधित है। लाभान्वित जिले इसके जोधपुर और जैसलमेर है। अगला आ जाएगा चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर हनुमानगढ़ और चूरू लाभान्वित जिले हैं। अगला आ जाएगा पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर इसके लाभान्वित जिले हैं। और डॉक्टर करनी सिंह जोधपुर और बीकानेर आ जाएगा इसमें दोस्तों। डॉक्टर करनी सिंह वाले ऑप्शन में आ जाएगा यहाँ जोधपुर और बीकानेर इसके लाभान्वित जिले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको मिलते रहते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पूरा पेपर आपको यहाँ मिल रहा है प्रीवियस ईयर का। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद ऑफिशियल आंसर की जारी की जाती है बोर्ड द्वारा, तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाती है। यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको मिल जाता है ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। तो यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न के हल बताए जाते हैं वो सटीक होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पेपर्स से आप तैयारी करते हैं, अपना सिलेबस साथ में क्लियर करें, लेकिन साथ में अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखते हैं तो आपकी तैयारी मानकर चलिए 100% नहीं 200% तैयारी आप करके चल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो रही है। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं दोस्तों, और कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके आ जाता है
एक नंबर से आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको और आपके परिवार को इससे बहुत हेल्प होगी। तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स ज़रूर से देखते रहें। 148 राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। 148 में नंबर 2 आ जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 76, राष्ट्रीय राजमार्ग 76। 149 राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है। 149 में नंबर 3 आ जाएगा 15.86 मिलियन एकड़ फुट, 15.86 मिलियन एकड़ फुट। 150 इसमें आपके प्रश्न में कहा गया है यहाँ 150 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। फर्स्ट में है खनिज और सेकंड में है खनन क्षेत्र। तो यहाँ पर आपके 150 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा यहाँ, और 1 में बताया गया है ऑप्शन नंबर 1 इसमें बताया गया है A, C, B और D। मिलान कर लेते हैं। सीसा और जस्ता 1 नंबर, रामपुरा आगूचा से संबंधित है। अगला आ जाता है तांबा जो कि चांदमारी से संबंधित है। अगला आ जाता है आपके बेरिलियम, ये आपके बांदेर सिंदरी से संबंधित है। ऑप्शन बी पर चला जाएगा 3 नंबर, बेरिलियम बांदेर सिंदरी से। और लोहा अयस्क जो बच रहा है वो आपके मोरिजा से संबंधित है। तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।